हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर हम फॉरेन में ट्रेड करते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरीके का होगा। सो फर्स्ट है नेचर ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। जैसे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर यूज़ करते हैं तो किस तरीके का नेचर होगा। व्हाट सेल वैल्यू इन वन कंट्री में हैव नो मार्केट जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर। यानी कि हो सकता है कि एक कंट्री में किसी एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं हो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर एक कंट्री में वो प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो दूसरी कंट्री में भी डिमांड होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सच कंडीशन क्रिएट जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी इन डिमांड दैट मेक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मोर कॉस्टली रिलेटेड टू डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इस तरीके की जो जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी है, डिमांड में चेंजेस जो है, कहीं किसी कंट्री में डिमांड ज़्यादा है, किसी कंट्री में डिमांड कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर हम बाहर किसी कंट्री में फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगी, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन का अगर यूज़ कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी और इन्वेंट्री कॉस्ट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। So the distribution channel also vary significantly from country to country। यानी कि ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम अपनी कंट्री में यूज़ कर रहे हैं वही हम बाहर फॉरेन कंट्री में भी यूज़ करें। नहीं, जैसे कि डिमांड अलग अलग होती है, हर कंट्री की डिमांड अलग अलग है, इसी तरीके से हर कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये था हमारा टॉपिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद आता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इज़ नो लेस इम्पोर्टेंट अ कंसिडरेशन इन मैनी foreign market। Product availability and distribution cost as reflect in product price are major concern for the logistician। competition is no less important, यानी कि competition भी बहुत ज़्यादा important है। ठीक है, किस तरीके से, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बेसिस पे। यानी कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसी जैसा सेम प्रोडक्ट कोई और पर्सन भी है सेल कर रहा हो, हमारा कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो लोग हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदें, हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट बनाना होगा इन मैटर ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, ठीक है, और मार्केटिंग। अच्छे से अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा, बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करना होगा और कंपटीशन में सस्टेन करना होगा। फर्स्टली द लॉजिस्टिशियन में डेवलप फैमिलियरिटी विद द कल्चरल डिफरेंस दैट अफेक्ट प्रोडक्ट डिमांड। यानी कि अगर हमारा जो सेलर है वो क्या कर रहा है, अपनी कंट्री से, डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रेड करना चाहता है तो उसको कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। ज़रूरी है कि जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर इन्वायरमेंट है, जो कल्चर है, सेम ज़रूरी थोड़ा ना कि वही कल्चर वही इन्वायरमेंट इंटरनेशनल कंट्री में भी हो। इंटरनेशनल कंट्री में डिफरेंट इन्वायरमेंट को उसको जानना होगा, कल्चर जो डिफरेंट कल्चर है उसके बारे में जानना होगा। देन ही मस्ट बी एक्वेंटेड विद द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। यानी कि एक सेलर को, ठीक है, एक लॉजिस्टिशियन को दूसरी कंट्री के, फॉरेन कंट्री के कल्चर को जानना होगा, वहाँ के बाइंग बिहेवियर को जानना होगा। इन्वेंट्री स्टॉकिंग पॉलिसी, यानी कि कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है उसी प्रोडक्ट की कस्टमर क्या करेगा, इन्वेंट्री अपने पास रखेगा। ठीक है, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन एक लॉजिस्टिशियन को यूज़ करना चाहिए अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। एंड ऑर्डर हैंडलिंग प्रोसीजर, किस तरीके से उस कंट्री में ऑर्डर को हैंडल किया जाएगा। आर ऑल इन्फ्लुएंस बाय द बाइंग बिहेवियर पैटर्न। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, इन्फ्लुएंस होती है कि बाइंग बिहेवियर क्या है कस्टमर का, क्या चीज़ें, कल्चरल डिफ्रेंसिएशन, बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर की, किस तरीके की इन्वेंट्री हमें स्टॉक करनी है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें यूज़ करना है। ठीक है, ऑर्डर हैंडलिंग प्रोसीजर के बारे में जानना होगा, किस तरीके से हमें कस्टमर के ऑर्डर को हैंडल करना है, कितने टाइम में हमें कस्टमर को गुड्स को डिलीवर करना है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बाइंग बिहेवियर है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर परचेजेस, यानी कि कस्टमर ने सपोज करो आज प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट कितने दिन बाद आती है, कितनी फ्रिक्वेंटली हमारा कस्टमर हमसे वो सेम प्रोडक्ट परचेज करता है। टिपिकल साइज़ ऑफ द परचेज, अच्छा किस यूनिट में परचेज़ कर रहा है, क्या 1 यूनिट परचेज़ कर रहा है या 100 यूनिट परचेज़ कर रहा है, यानी कि कितनी यूनिट हमारा कस्टमर जो है हमसे परचेज़ कर रहा है। द पेशेंस ऑफ कस्टमर इन हैविंग ऑर्डर फील्ड, यानी कि कस्टमर ने सपोज करो ऑर्डर कर दिया, अब वो कितना वेट करना चाहता है, कितने टाइम में वो चाहता है कि उसके पास जो प्रोडक्ट वो अवेलेबल हो जाए, कितने टाइम के अंदर उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाए, कि कितना पेशेंस कस्टमर के अंदर है। यानी कि सपोज़ करो कस्टमर में पेशेंस ही नहीं है, उसने कहा था 2 दिन, हमने कहा कि 2 दिन लगेंगे प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, हो सकता है प्रोडक्ट 2 से 3 दिन लग जाए किसी रीज़न की वजह से, तो हो सकता है कि कस्टमर नाराज़ होकर वो हमसे प्रोडक्ट मांगे ही ना। तो कितना पेशेंस है कस्टमर के अंदर, या फिर देयर लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन डिज़ायर, यानी कि हो सकता है कि कस्टमर, जो हमारा कस्टमर था, हमसे वो प्रोडक्ट खरीदता था, हमसे सेटिस्फाई था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हम उस जो इन्वेंट्री थी, जो स्टॉक था उस प्रोडक्ट का, वो फिनिश हो गया, तो क्या हमारा जो कस्टमर है वो वेट कर सकता है, या फिर वो किसी और दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लॉयल कितना है हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ। द मोड बाय विच दे एक्सपेक्ट डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा कस्टमर कौन से मोड का के थ्रू डिलीवरी चाहता है, किस प्रोडक्ट, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहता है कि उस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको गुड्स को डिलीवर किया जाए, यानी कि ये स्पीड डिलीवरी पे डिपेंड करता है कि कस्टमर को, हमारे कस्टमर को गुड्स जो है वो जल्दी से जल्दी चाहिए या वो वेट कर सकता है। ये था हमारा कंपटीशन। उसके बाद था हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन के बारे में, कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स या रेगुलेशन है। हमें अपनी कंट्री के रूल्स या रेगुलेशन के बारे में पता होता है, लेकिन हम दूसरी कंट्री के रूल्स या रेगुलेशंस के बारे में अवेयर नहीं होते। So the logistician who is planning or operating an international logistics system will have to deal with a vast number of legal regulation by government that vary from democracy to dictatorship। यानी कि क्या है, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जिस कंट्री के एक गवर्नमेंट का ही रूल चलता है, तो हमें नहीं पता कि वहाँ की गवर्नमेंट का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या थिंकिंग है। तो हमें, अब जिस भी कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी फॉरेन कंट्री में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें उस कंट्री के रूल्स या रेगुलेशन से अवेयर होना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि उस कंट्री के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, ताकि हम उस कंट्री में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। दिस रेगुलेशन कैन अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज फ्रॉम पैकिंग, मार्केटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टू द लोकेशन ऑफ वेयर हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यानी कि जो ये रूल्स या रेगुलेशन है वो किस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ पे इफेक्ट डाल सकते हैं, हमारे वेयर हाउसिंग पे, कि किस तरीके की हमारी पैकेजिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी रूल्स डालती है कि अगर आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इस पर इस तरीके की पैकेजिंग होनी चाहिए, इस पर इस तरीके की क्या होनी चाहिए, आपको ये बात लिखनी है, इस तरीके की नोट बताने हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। द लेटर आर more generally affected because government seek to satisfy their own interest in such areas in employment। यानी कि क्या करते हैं कि जब हम किसी कंट्री में जाके ट्रेड करते हैं, फॉरेन बिजनेस करते हैं, तो वो गवर्नमेंट हमें क्यों अलाउ करेगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, उस कंट्री का भी बेनिफिट है। अगर हम कहीं जाके किसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपनी यूनिट सेटअप की है, तो हम लोगों को क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, वहाँ की इंडस्ट्री क्या होगी, ग्रो होगी, हम उस कंट्री का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, उस कंट्री में क्या आएगी, वेल्थ आएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या, हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट भी हमें अलाउ करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट का बेनिफिट है तभी वो गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। लेकिन हमें उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके की पैकिंग को प्रेफर किया जाता है, वहाँ की मार्केटिंग किस तरीके की है, वहाँ की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ हम वेयर हाउस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, इन्वेंट्री स्टॉकिंग किस तरीके की करनी चाहिए, गवर्नमेंट के क्या रूल्स या रेगुलेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए वाइल वी आर डूइंग ट्रेड इन फॉरेन कंट्री। सो ये था हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन, थर्ड पॉइंट। उसके बाद है हमारा अदर रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अदर रेलिवेंट एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है और ट्रेड जोन आता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है। फॉर एनी कंपनी एक्टिवली इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड द इंक्रीजिंग डॉक्यूमेंटेशन
रिक्वायर इज़ अ कॉमनली हियर्ड कंप्लेन, यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी तरीके की फ़ॉरेन ट्रेड कर रही है, ठीक है, कोई भी कंट्री अगर फ़ॉरेन में ट्रेड कर रही है तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं एक कंपनी को रिक्वायर होती है जब भी वो फ़ॉरेन ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हमें इतने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। अगर हम फ़ॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंट्री। Handling the amount of documentation required for international shipment can be a burden for even companies with sophisticated logistic management, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैंडल करना उन कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, उनको भी एक तरीके का ये बर्डन लगता है डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना। ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पॉइंट, कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक तरीके की क्या होते हैं, जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दो कंट्रीज़ के बैंक इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, दो कंट्री के आपस में डिफरेंट रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, तो इसकी वजह से हमें डिफरेंट क्या करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि शिप्स का हम यूज़ करते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, रेल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन। मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर इंटरनेशनल गुड मूवमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेड क्रिएट न्यू प्रॉब्लम फॉर द लॉजिस्टिशियन, यानी कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर इंटरनेशनल गुड, यानी कि जब हम इंटरनेशनली गुड्स को क्या करना है, भेजना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। दैट रिजल्ट फ्रॉम ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेड create new problem for the logistician. International shipment often originate in the interior of one country and have a destination in the interior of another country, यानी कि जब हम गुड्स को क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिलीवर करते हैं, तो एक कंट्री हमारी ओरिजिनेट कंट्री होती है जिस कंट्री से हम गुड्स को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, और एक कंट्री हमारी डेस्टिनेशन कंट्री होती है जिस कंट्री में हम गुड्स को डिलीवर करते हैं। The logistician may have to deal with various ट्रांसपोर्टर्स, जो भी हमारा लॉजिस्टिशियन होता है उसको बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के साथ डील करना पड़ता होता है। सेवरल फ्रेट क्लासिफिकेशन एंड टैरिफ स्केड्यूल, यानी कि जब भी हम गुड्स को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, यानी कि डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रेट भी पे करने पड़ते हैं, टैरिफ ड्यूटीज़ वगैरह भी पे करनी पड़ती है। द लाइबिलिटी ऑफ अ कैरियर इन इंटरनेशनल मूवमेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डोमेस्टिक कैरियर, इन फैक्ट इट इज़ मच लेस फॉर द इंटरनेशनल कैरियर, यानी कि ये बात है कि जब भी हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो उसमें फ्रेट चार्जेस भी हमें पे करने पड़ते हैं, टैरिफ ड्यूटी वगैरह भी हमें पे करनी पड़ती है। अगर हम कंपेयर करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस से, अगर हम अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं करना पड़ता, हम रोड ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो हमें रेल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमें शिप ट्रांसपोर्टेशन, सी ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ करना पड़ता है वाइल डूइंग द बिजनेस इन इंटरनेशनली, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो हमें टैरिफ या ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमें टैरिफ या ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। ये भी एक तरीके का क्या है, इन्वायरमेंट है, फॉरेन ट्रेड के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आई होप कि आपको वो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए हो, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड जोन। ट्रेड जोन क्या होता है ये जानते हैं। हैवी टैरिफ ड्यूटी एंड टैक्सेस दैट गवर्नमेंट प्लेस ऑन इम्पोर्टेड गुड ऑफ्टन प्रूव्स अ हर्डल टू द एक्सपोर्टर, यानी कि जब भी हम अपनी कंट्री से एक एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री में गुड्स, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है जो गुड्स को क्या करती है, बेचती है, दूसरी इंपोर्टिंग कंट्री जो अपनी कंट्री में गुड्स को मंगवाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस इम्पोज करती है इम्पोर्टेड गुड्स पे, यानी कि कोई भी कंट्री गुड्स को अपनी कंट्री में
गुड्स को इंपोर्ट कर रही है तो क्या करती है गवर्नमेंट, उन पे टैक्स चार्ज करती है, हैवी ड्यूटीज़ लगाती है, ठीक है, टैक्सेस लगाती है, जिससे कि उस प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एक तरीके से ये हर्डल की तरह काम करता है एक्सपोर्टर के लिए। जब ड्यूटी लगाई जाएगी, टैक्सेस लगाए जाएंगे, ठीक है, टैरिफ ड्यूटी लगाई जाएगी इंपोर्टेड गुड्स पे, तो उससे क्या होएगा कि जो प्राइस है उस कमोडिटी का, उस प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्राइस इंक्रीज़ होएगा तो वो कंट्री दूसरी कंट्री से सामान क्यों खरीदना चाहेगी, ठीक है। हम दूसरी कंट्री से इसलिए सामान खरीद रहे हैं, या तो हमारे पास डेफिशिएंसी है, या फिर हमारी कंट्री में वो सामान एक्सपेंसिव मिल रहा है और हम दूसरी कंट्री से उसको चीपर प्राइस में लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ट्रेड जोन बनाए गए। ट्रेड जोन क्या होते हैं, ट्रेड जोन है और फ्री पोर्ट्स बनाए गए। एलिमिनेट द डिसएडवांटेजेस फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ द एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्री। इससे क्या आएगा, जब कोई भी कंट्री ट्रेड जोन का यूज़ करके अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है थ्रू ट्रेड जोन, तो उसको क्या होएगा, पोर्ट्स ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, बहुत सारे एडवांटेजेस जो उसको मिल जाएंगे, ताकि ये जो हर्डल्स है, टैरिफ ड्यूटी पे करना, टैक्सेस पे करना, तो ये सारी चीज़ें जो डिफ़िकल्टीज थी ये हट जाएंगी अगर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कंट्री ट्रेड जोन का यूज़ करके ट्रेड करती है। देयर कैन बी न्यूमरस एडवांटेजेस टू द लॉजिस्टियन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल गुड मूवमेंट। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो हमारे इंपोर्टर है, इनको बहुत सारे क्या है एडवांटेजेस मिल जाते हैं अगर वो ट्रेड जोन का यूज़ करते हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस मिलती है, इम्पोर्टेड गुड्स में बी लेफ्ट एट जोन फॉर स्टोरेज। यानी कि सपोज करो हमने किसी कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट किया है, अब वो गुड्स को हमने क्या किया, जो हमारा ट्रेड जोन था उस ट्रेड जोन के अंदर हम रह के ट्रेड कर रहे हैं और हमने उस गुड्स को स्टोर कर दिया उस ट्रेड जोन में, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स मे बी लेफ्ट एट द जोन फॉर स्टोरेज, मैनिपुलेशन, असेंबलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर अदर सर्विसेज से रिलेटेड। या फिर हमने क्या किया, अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया, हमने ट्रेड जोन का यूज़ किया, वहाँ पे गुड्स को स्टोर करने के लिए रख लिया, असेंबल किया, रीअरेंज किया, मैन्युफैक्चर किया, या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग की, या फिर और अदर सर्विसेज का हमने बेनिफिट लिया ट्रेड जोन के अंदर। और हमने क्या किया, एंड शिफ्ट आउट ऑफ द जोन टू अनदर कंट्री। हमने सपोज करो उस गुड्स को क्या यूएसए से मंगाया अपनी इंडिया कंट्री में, और ट्रेड जोन में हम गुड्स को स्टोर किया, और वहाँ से ट्रेड जोन से इंडिया से हमने उस कंट्री को ऑस्ट्रेलिया में सेंड कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसमें हमने किसका यूज़ किया, ट्रेड जोन का यूज़ किया। शिप आउट ऑफ द जोन टू अनदर कंट्री विदाउट कस्टम फॉर्मेलिटीज़ और कंट्रोल। यानी कि हम ट्रेड जोन का यूज़ करके किसी और कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और उसी गुड्स को ट्रेड जोन के थ्रू हम किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें कोई टैरिफ ड्यूटीज़, कस्टम फैसिलिटीज़ को परफॉर्म नहीं करना पड़ता। ड्यूटीज़ आर पेड on foreign goods in the trade zone only when they enter the custom territory of the importing country। यानी कि गुड्स पे ड्यूटी तभी पे करनी पड़ती है जब वो कस्टम टेरिटरी के अंदर आती है, ठीक है। और वो भी एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करनी पड़ती है जब हम ट्रेड जोन का यूज़ करते हैं, तब पे करनी पड़ती है जब हम उस गुड्स को अपनी कंट्री के अंदर लेके आते हैं। गुड्स में भी रिपैक इनटू स्मॉलर और लार्जर क्वांटिटी। सपोज करो हमने किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट किया, ट्रेड जोन का यूज़ करके हम एज अ स्टोरेज फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, वहाँ भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्वांटिटी को रिपैक कर सकते हैं। अगर लार्जर से स्मॉलर में और स्मॉलर से लार्जर क्वांटिटी में हम गुड्स को रिपैक कर सकते हैं ट्रेड जोन का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स दैट अंडरगो श्रिंकेज या ड्यू टू स्पॉइलेज। कुछ गुड्स स्पॉइलेज, इवेपोरेशन और डैमेज विल नॉट अट्रैक्ट ड्यूटी ऑन द अमाउंट लॉस। कोई गुड्स हमने दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाए, ट्रांजिट के समय वो कुछ गुड्स जो है वो ख़राब हो गए, अब ट्रेड जोन के थ्रू हमने मंगाए, तो जो हम ड्यूटी वगैरह पे करते हैं जब हम गुड्स को अपनी कंट्री के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, कस्टम टेरिटरी के अंदर लेके आएंगे, तो हमें ड्यूटी पे करनी पड़ती है। लेकिन जो गुड्स डैमेज हो गए हैं, जो स्पॉइल हो गए हैं, हमें उन गुड्स पर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। ये भी एक बेनिफिट है ट्रेड जोन का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।